स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वेदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस सीरीज के अंदर हम फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बेसिक से एडवांस लेवल की ओर रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस सीरीज के अंदर हम इसके पहले भी दो टॉपिक्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एक है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनफैक्ट इस सेशंस को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। देखिए अब जो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है वो हमें क्या कहता है। ठीक है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये रूल जो है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये रूल हमें क्या समझाने की कोशिश करता है एक बार वो देखते हैं। ठीक है, ये रूल सिंपली ये स्टेट करता है कि जब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ पर होती है, उनके ऑर्बिटल्स के अंदर में होती है। ठीक है, जब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पी ऑर्बिटल्स की फिलिंग दी गई है। तो जब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, हाफ फिल करते हैं। सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स को क्या किया जाता है, हाफ फिलिंग की जाती है और उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पी ऑर्बिटल के अंदर मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ फिल करूंगी। ठीक है, अगर मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बनाऊंगी बल्कि नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर में क्या करूंगी, फिल करूंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे पी ऑर्बिटल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो तीसरा ऑर्बिटल जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, जब सभी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो चुके होंगे, हाफ फिल हो चुके होंगे। ठीक है, आप चाहो तो इन ऑर्बिटल का नाम भी याद रख सकते हो, एक हो जाएगा पी एक्स, एक हो जाएगा पी वाई और एक हो जाएगा पी जेड। ठीक है, हालांकि ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप चाहो तो इसे इरेज भी कर देना। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, पी एक्स हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, मेरा पी एक्स है, ये क्या है, पी वाई ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक बार जब इन सभी ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, हाफ फिल कर दिया है, उसके बाद ही क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। मान लो मुझे फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करूंगी और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह से सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये फिलिंग का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस को चेक करना है। अगर देखिए आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो हाफ फिलिंग ही नहीं हुई है, ये ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर नो डाउट इसने पहले क्या किया है, हाफ फिल किया है और बाद में क्या की है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट की है। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम स्पिन के अंदर में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेम स्पिन से मेरा मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने अपवर्ड बनाया है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैंने डाउनवर्ड बनाया है। ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है वो क्या बता रहा है, वो इनके स्पिन क्वांटम नंबर को बता रहा है। किसको बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर को बता रहा है। अगर एक जो है वो प्लस हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो माइनस हाफ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ये दूसरी डायरेक्शन में क्या है, लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखिए थर्ड ऑप्शन की बात करोगे, अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन के अंदर में आपको जो ऑर्बिटल की पेयरिंग है ना वो किसी सीक्वेंशियल मैनर में नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो दूसरा पेयर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन इसने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मेरे पास में बचता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सबसे पहले हाफ फिलिंग हुई है और उसके बाद क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया गया है, वो भी सीक्वेंशियल मैनर के अंदर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कांट बी अप्लाइड टू। इसमें से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप कौन से एटम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। एक सेकेंड में मार्कर का कलर ज़रा सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल सा एक ये स्टेटमेंट रेफर करता है कि जब जब एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए इन इन ऑर्बिटल, उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, अब क्वांटम नंबर से मेरा क्या मतलब है, क्वांटम नंबर से मेरा मतलब है n विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड ms जो कि अभी हम स्पिन की बात कर रहे थे, जिसमें से आधे जो है वो अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं तो बाकी के आधे कहाँ कर रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो तब काम में आएगा ना जब उस ऑर्बिटल के पास में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिनिमम होंगे। ठीक है, अगर दो से कम या जीरो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऐसा कोई भी प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस की देखिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास में आइडियल केसेस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से भी उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है और उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है अब तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक बार सभी ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं हाइड्राइड की बात करूँ, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और उसने एक और इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो अब उसके पास क्या आ गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली हीलियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन और लिथियम के पास में तीन इलेक्ट्रॉन, तो इन सब के अंदर तो देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। केवल इकलौता ऑप्शन जहां पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा, H+ हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा, H+ रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नाइट्रोसोनियम आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नाइट्रोसोनियम आयन होता क्या है। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, देखो नाइट्रोसोनियम आयन का मतलब होता है NO+। क्या होता है, NO+ होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स को पहले तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइडियल केसेस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो होने कितने चाहिए थे, 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है, हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसके पास में 14 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एक एक करके सभी ऑप्शंस के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो 7 और ऑक्सीजन के पास 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो रिजेंबल नहीं कर रहा। ठीक है, अब बात करते हैं CO मॉलिक्यूल की। ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 6 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब कौन सी स्पीशीज, ऐसी दो स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम किसे कहेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो किसी भी स्पीशीज के, सेम हो। ठीक है, क्या इन दोनों स्पीशीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कैसी हो जाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी। ये कैसी हो जाएंगी स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, Which of these statements is not true for Mendeleev's periodic table? ठीक है, मेंडलीव करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल या ऐसे समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर और उसे क्या कहा गया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा गया था। ठीक है,
अब जिस बेसिक प्रिंसिपल पे इन्होंने काम किया था वो क्या था, एटॉमिक मास था। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से एटम्स को अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, ऑल्सो उनके ऑक्साइड्स के नेचर के हिसाब से उनको क्लब किया था, मतलब जिन भी ऑक्साइड्स का नेचर आइडेंटिकल था उनको एक ही साथ प्लेस किया गया था, और जिन ऑक्साइड्स का नेचर आइडेंटिकल नहीं था उनको अलग अलग जगहों पर प्लेस किया गया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वैलिड नहीं है। ठीक है, देखिए, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये बात तो क्या है, एकदम सही है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अनोमलीज रिगार्डिंग एटॉमिक मासेस वर रिमूव्ड। अनोमलीज का मतलब होता है देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो कि नो प्लेस फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। यहाँ पर सबसे पहला तो प्रॉब्लम उनके साथ में ये था कि उन्होंने जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी ना कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का जो मास है, अगर हम ऑक्साइड्स के हिसाब से उनको अरेंज कर रहे थे तो कुछ कुछ एटॉमिक मासेस का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा था, वॉयलेट हो रहा था। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हालांकि एटॉमिक मासेस के अंदर में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन रूल्स आर रूल्स। ठीक है, और वो रूल्स क्या हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे, या मैं कह सकती हूँ कि वो अपने ही पोस्टुलेट्स को क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोबाल्ट और निकल की बात करूँ तो कोबाल्ट का मास होता है 58.9। ठीक है, सिमिलरली निकल का मास कितना होता है, 58.7। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अंदर एलिमेंट्स को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया था, पहले कोबाल्ट को और फिर निकल को प्लेस किया था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से तो मेरा ये 9 है। ठीक है, डो नॉट गेट कंफ्यूज, दिस इज 9। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो पहले क्या आना चाहिए, निकल आना चाहिए, और फिर क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा। लेकिन ये अपनी ही बात को क्या कर गए, वॉयलेट कर गए। तो यही इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा क्या रहा, ड्रॉबैक रहा। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनोमलीज हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने मिली, जिसकी वजह से एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The elements which occupy their positions in periodic table just after the member of zero group। देखिए, ग्रुप जीरो के बाद कौन सा ग्रुप आएगा, ऑफ कोर्स ग्रुप 1 आएगा। ठीक है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं उनका एक कॉमन नाम होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। आप चाहो तो मैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बता सकती हूँ, जैसे कि हमारे पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। ठीक है, ये सब क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। और इन सब की वैलेंसी की अगर आप बात करोगे तो इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 1 होती है। और ये सभी कैसे होते हैं, मेटालिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, मेटालिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, कौन से एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 1 के बाद एग्जिस्ट करते हैं, उनके कॉमन नेम पूछे गए हैं। तो कौन से हो जाएंगे, अल्कली मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, हैलोजन्स तो हमारे पास में कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, हैलोजन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करते हैं। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसको हम MPTB बोलते हैं, ठीक है, वो सिंपल से एक फंडे पर बेस्ड था कि जब जब हमने एटॉमिक मासेस को देखा तो हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने एटम्स को किस हिसाब से अरेंज किया, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। और यही क्या था, इनका पीरियोडिक लॉ भी था। इनके लॉ को प्रपोज करने के लिए जिस प्रिंसिपल का इन्होंने क्या किया था, फॉलो किया था, वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे था। हालांकि वो एक करेक्ट पैरामीटर नहीं होता, तो बाद में इसको क्या कर दिया गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया इस लॉ को, और बाद में हमने एक नया लॉ पढ़ा विच इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, क्या पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये जो लॉ था, ये एक नए साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मॉसले। उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था। उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था।
ठीक है। और हेनरी मॉसले का ये कहना था जो एटॉमिक मास है ना वो उतना अच्छा पैरामीटर नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा बेहतर पैरामीटर होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इससे बेहतर एक जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। इसलिए जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाता है, ठीक है। अब हम जरा इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिसिटी, नहीं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नहीं। ये तो अच्छा ओके, हमें मेंडलीव का ही तो बताना है, ठीक है। तो मेंडलीव के हिसाब से वो सब किसकी प्रॉपर्टीज थी? एटॉमिक मासेस की प्रॉपर्टीज थी। किसकी प्रॉपर्टीज थी? एटॉमिक मासेस की प्रॉपर्टीज थी। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए भी पूछा जा सकता है, और वहाँ पे करेक्ट पैरामीटर हमारे पास में क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। वहाँ पे हमारा करेक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स existed in nature was assumed by न्यूलैंड। न्यूलैंड करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। न्यूलैंड करके क्या हुए थे? एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था? अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ म्यूजिकल नोट्स, ठीक है। और इनके हिसाब से जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था उसे क्या कहा गया था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या कहा गया था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और ये म्यूजिकल नोट्स पे क्या था? बेस्ड था। और इनके अकॉर्डिंग ओनली 56 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट दैट टाइम, ठीक है। और ये मान के चल रहे थे कि इसके बाद कोई नए एलिमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नो न्यू एलिमेंट कैन बी डिस्कवर्ड, ठीक है। नो न्यू एलिमेंट कैन बी डिस्कवर्ड, जबकि ऐसा ट्रू नहीं है। बाद में बहुत सारे नए एलिमेंट्स क्या हुए? डिस्कवर हुए, जिसके हिसाब से जिनके लिए कोई जगह ही नहीं थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर, या न्यूलैंड ने जो प्रॉपर्टी हमारे पास में जो पीरियोडिक टेबल डिस्क्राइब थी उसके अंदर में ऐसी कोई एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट ही नहीं थी जहाँ पे हम न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को क्या कर सके? प्लेस कर सके, ठीक है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 120 या उससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हैं? प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज नॉट एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मासेस हायर देन। देखो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन पता है क्या था? उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि वो सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ही क्या कर पाए थे? अरेंज कर पाए थे, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ही क्या कर पाए थे? अरेंज कर पाए थे। और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 28th एलिमेंट होता है हमारा कैल्शियम, ठीक है, जिसका मास कितना होता है? 40, यूनिफाइड मास 40 U होता है, ठीक है। इसके बियॉन्ड उन्होंने किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं किया था, या मैं कह सकती हूँ जब उन्होंने प्लेस किया था तो उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो कौन से एटॉमिक मास के एलिमेंट तक इनका लॉ वैलिड था? सिर्फ 40 U तक ही इनका लॉ वैलिड था। और अगर मैं एलिमेंट को डिटेक्ट करने को कहूँ तो एलिमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल हैड प्रेडिक्टेड अबाउट एन एलिमेंट कॉल्ड एका बोरोन, ठीक है। देखो मेंडलीव ने क्या किया था? नए एलिमेंट्स, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? कि जो एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर नहीं भी हुए थे ना, उन्होंने उनके लिए भी एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दिए थे, ठीक है। तो लेटर ऑन 20-30 साल बाद जब नए एलिमेंट्स की क्या हुई? डिस्कवरी हुई, हम इजीली उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर में उनको क्या कर पाए? प्लेस कर पाए। इसी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को काफ़ी लंबे समय तक क्या किया गया था? फॉलो किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एका बोरोन जो है, ऐसे उन्होंने 3 एलिमेंट्स को क्या किया था? प्रिडिक्ट किया था। मैं तीनों के बारे में ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो पहला एलिमेंट था वो था हमारा एका बोरोन। वो क्या था हमारा? एका बोरोन था, ठीक है। फिर था हमारे पास में एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और फिर था हमारे पास में एका सिलिकन। मैं इन सब के ही आपको नेम मेंशन कर देती हूँ ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएँ, ठीक है। एका बोरोन को लेटर ऑन जब उसकी डिस्कवरी हुई तो उसका नाम दिया गया स्कैंडियम,
ठीक है, क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम नाम दिया गया। सिमिलरली एका एल्यूमिनियम को गैलियम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गैलियम नाम दिया गया। और एका सिलिकॉन को हमने जर्मेनियम नाम दिया। क्या नाम दिया? जर्मेनियम नाम दिया गया। हालांकि यहाँ पे तो हमें केवल क्या बताना है? एका बोरोन के बारे में ही बताना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? स्कैंडियम हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? स्कैंडियम हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखो, पता है क्या कर सकता है? कई बार आपसे ना डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा कि एका बोरोन का एक्चुअल नेम बता दो। कई बार पता है क्या पूछेगा कि एका बोरोन करके जो हमारे पास में एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका मास क्या था या उसका नंबर क्या था। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर सकता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव प्लेस्ड द एलिमेंट्स कॉपर एंड एजी। देखो, कॉपर हो गया या फिर हमारे पास में सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? हमारे पास में कॉइनेज मेटल्स है। ये क्या है? कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। और मेंडलीव ने पता है क्या किया था? ये जो कॉइनेज मेटल्स हैं उनको ग्रुप 1 मेटल्स के साथ में रख दिया था। ग्रुप 1 से मेरा मतलब है पोटेशियम हो गया या फिर रुबीडियम हो गया। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 का और कोई भी यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था? ग्रुप 1 मेटल्स के साथ में प्लेस कर दिया था। ठीक है, हालांकि ये ऑब्जर्वेशंस करेक्ट तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम पर मोस्ट एक्सेप्टेबल हुआ करती थी, तो काफी लंबे समय तक इसको स्टडी किया गया था। ठीक है, और ये इन्होंने किसके बेसिस पे प्लेस किया था? ये इन्होंने इनके नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बेसिस पे क्या किया गया था? प्लेस किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मेंडलीव लेफ्ट द गैप्स फॉर द एलिमेंट्स विद द प्रिडिक्टेड एटॉमिक। अब देखिए, जो हम लास्ट क्वेश्चन अभी पढ़ के आए हैं, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका जर्मेनियम, ये उसी का ही क्या है? एक्सटेंशन है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसी का ही एक अनदर फॉर्म है। ठीक है, अभी अभी हमने बात की थी, जो एका बोरोन है उसको लेटर ऑन क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम नाम दिया गया। सिमिलरली एका जो एल्यूमिनियम है उसको गैलियम कहा गया। ठीक है, और लास्टली हमारे पास में जो एका सिलिकॉन है उसको जर्मेनियम नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास 68 या 72 रहा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दोनों के ही सिर्फ मासेस नहीं, मैं आपको एटॉमिक नंबर भी बता देती हूँ। अगर मैं 68 की बात करूँ तो वो रिजेंबल करता है गैलियम से, और ऑफकोर्स जर्मेनियम क्योंकि हैवियर एलिमेंट होता है तो उसका मास क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो इनके एटॉमिक नंबर की वैल्यूज भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं गैलियम की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 68 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, एक सेकेंड है, मैंने मासेस मेंशन कर दिए। गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 31 है और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 32 होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? इनके नाम नहीं डिटेक्ट करने, रादर इनके क्या डिटेक्ट करने हैं? इनके मासेस से इनको पहचानना है। तो 68 किसको रिजेंबल करता है? गैलियम को। और 72 किसको रिजेंबल करता है? जर्मेनियम को। तो गैलियम एंड जर्मेनियम, सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे आयुपैक नेम पूछा गया है, किसका? 112 का। ठीक है, एक बार मैं दूसरे कलर के पेन को यूज कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट दिया हो जिसका एटॉमिक नंबर मेंशन्ड हो तो उसको कैसे नेम दिया जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है? 1 को जब जब मैं आयुपैक नेम के हिसाब से मेंशन करती हूँ तो इसको कहा जाता है अन, UN से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड नंबर पर भी क्या है? UN ही गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? UN ही हो जाएगा। ठीक है, और लास्टली देखो हमारे पास में क्या गिवन है? लास्टली हमारे पास नंबर 2 गिवन है, और नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब को क्लब करके जब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर IUM लगा दूंगी तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? इनका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। इन सब को क्लब करने पर मुझे क्या मिल जाएगा? इसका आयुपैक नेम मिल जाएगा फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आयुपैक नेम? BM। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप किसी के लिए भी आयुपैक नेम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास में क्या गिवन है? उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है। ठीक है,
आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एनर्जी जो कि किसी भी गैशियस स्टेट से जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं, रिक्वायर्ड टू आइसोलेट और टू रिमूव, इसको ऐसा लिख देते हैं, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैशियस स्टेट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो केवल आइसोलेटेड गैशियस स्टेट के अंदर ही पॉसिबल है, और किसी भी सूरत में आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करा सकते, आइसोलेटेड गैशियस स्टेट, ठीक है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ती है तभी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकते हैं। अदरवाइज न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को डेवलप करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को होल्ड करके रखते हैं विद इन द एटम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं ताकि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए, लूज कर पाए, ठीक है। और किस में चेंज हो जाए, कटायन के अंदर में चेंज हो जाए। मान लो एक्स कोई एलिमेंट है जिसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और अब क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट कर दिया है, ठीक है। इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी को क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर में कि जो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट से रिजेंबल करती है और क्यों, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर में, वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट से क्या करती है, रिजेंबल करती है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रुप 17 से भी क्या करती है, रिजेंबल करती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में थोड़ी चर्चा रहती है, ठीक है। ये ग्रुप 1 से भी क्या करता है, रिजेंबल करता है, और ग्रुप 17 से भी क्या करता है, रिजेंबल करता है, ठीक है। अब ग्रुप 1 के अंदर में हमारे पास में कौन होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। उसकी वजह है, उसका रीज़न है, ठीक है। क्योंकि अल्कली मेटल्स मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा है, ये मेटालिक नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं, मेटालिक नेचर के होते हैं। और मेटालिक नेचर का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में इनको कोई तकलीफ नहीं होती, कि इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूँ तो वो मेरे पास में क्या है, हैलोजेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और हैलोजेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जब आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको बहुत सारी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ठीक है। ये कैसे हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर मैं कह सकती हूँ नॉन मेटालिक नेचर होता है, ठीक है। और नॉन मेटालिक मतलब ये कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नहीं पसंद करते, बल्कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन चूंकि छोटे साइज का एलिमेंट है, एक बात समझने की कोशिश करिएगा, हाइड्रोजन के पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी शेल के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। तो ये जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम के पास में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो बहुत अच्छे से क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। क्योंकि बहुत सारा क्या लगा रहा होता है, जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है, जिसकी वजह से इसने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है। और इसको डोनेट करना क्या है, बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि उसका साइज क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो किससे रिजेंबल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रुप 17 से क्या करेगा, रिजेंबल कर रहा होगा। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8 एंड 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर मैं कह सकती हूँ एटॉमिक नंबर है 14 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 2, 8 एंड 4 गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस ये पहचानना है कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से क्या करता होगा, बिलोंग करता होगा, ठीक है। अगर आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सिलिकॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सिलिकॉन की बात कर रहा है, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड से क्या करता है, बिलोंग करता है। कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। और अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो कार्बन के नीचे आता है, कुछ ऐसा ही होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, फिर जर्मेनियम है, इस तरह से बढ़ता रहता है, ठीक है। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 14 से क्या करता है, बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 14th ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। सॉरी, ग्रुप 14 से नहीं, ग्रुप 4 से क्या करता है, बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 4 से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। इसको ग्रुप लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, आपको पहले क्या बताना है, इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप एंड पीरियड। इसने ऑर्डर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। पहले आपको ग्रुप के बारे में बताना है और फिर आपको पीरियड के बारे में बताना है। तो ग्रुप कौन सा है, फोर्थ, और पीरियड कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, ठीक है। गलती से 3,4 पुट मत कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज। आपको क्या बताना है, क्लोराइड आयन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। और क्लोराइड आयन का सिंबल क्या होता है, क्लोराइड आयन का मतलब होता है जब क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है, ठीक है। पहली शेल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बार काउंट कर ले, 2 + 8 10 + 8 18। तो क्या 18 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक पार्टिकल है P जिसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्टिकल है P जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 20, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 19, ठीक है। अब देखिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। लेकिन एक शर्त है कि एटम कैसा हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ से आपको देख के समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम तो नहीं है, ठीक है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है तो क्या एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 19 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर प्रोटॉन्स की, अगर पॉजिटिवली चार्ज की बात करो तो यहाँ पे कितने हैं, 19 है, और नेगेटिवली चार्ज आयंस की बात करो तो कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। आइडियल केस में तो दोनों क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे। मतलब इनिशियली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तभी तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यस और नो, ठीक है। तो जो पी एटम है उसने क्या किया है, इसके पास आइडियली क्या रहे होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अब जो पी एटम है वो क्या हो चुका होगा, क्योंकि उसने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो अब ये कटायन के अंदर चेंज हो गया होगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब इसने क्या कर लिया होगा, एक कटायन का फॉर्मेशन कर लिया होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू, ये बात हम करके आए थे, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, वो केवल फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही तक ही क्या था, वैलिड था। जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, उसका लिमिटेशन ही यही था कि वो केवल 20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड था। 20 एलिमेंट से मेरा मतलब है एटॉमिक नंबर क्या हो, 20 हो, और मास नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, मास नंबर हो जाएगा 40, क्योंकि ये कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, केवल कैल्शियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम की बात कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन वो आपसे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर पूछ ले, यही सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास पूछ ले, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अगर वो आपसे नाम भी पूछ ले तो भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो नेम भी पूछ लेगा तो नेम मेरे पास में क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे क्या पूछ सकता है, देखो या तो वो आपसे सिंपली नेम पूछ लेगा या फिर वो आपसे क्या पूछ लेंगे, सिंबल भी पूछ लेंगे। ठीक है, तो सभी बातें क्या हैं, सेम है, सभी केसेस में आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Al प्लस आयन। आपको क्या करना है, Al प्लस आयन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल के अंदर, वो बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइडियल केसेस में एल्यूमिनियम के, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करती हूँ, अगर हम आइडियल केसेस में एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया है, Al प्लस आयन का जनरेशन किया है, मतलब अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन कितने रहे होंगे, 13, और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहे होंगे, 13, क्योंकि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, तो मतलब 13 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, डोनेट हो गया है। तो अब मेरे पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे तो केवल क्या करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा। तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, क्योंकि 2 8 एंड 2 मेरे पास टोटल 12 ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या 12 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए, बिल्कुल हो गए। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सिलिकन। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या करना है, सिलिकन के रिस्पेक्ट में बता देना है। सिलिकन मेरे पास में क्या होता है, सिलिकन की अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ग्रुप 14 से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, या फिर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जो ग्रुप 14 है ना, उसके एलिमेंट्स की एक बार बात कर लेते हैं और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, यस और नो, बिल्कुल ठीक बात है। इसके नीचे कौन प्रेजेंट है, सिलिकॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक शेल क्या हो गई होगी, एक्सपैंड हो गई होगी। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए कितना हो गया है, 2 8 एंड 4 हो गया है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो सिलिकन की अगर मैं बात करूँ तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। कई बार वो आपसे सिर्फ इतना नहीं पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन सी शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गई हमारी के शेल, ये हो गई हमारी एल शेल, और ये हो गई हमारी एम शेल। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, वो एम शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम। आपको क्या करना है, आपको लिथियम की वैलेंसी बतानी है। ठीक है, देखिए ये इनिशियली शायद आपको याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप क्या करिएगा,
आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप क्लास 9th या 10th में होंगे तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपके लिए काफ़ी हैं। जब आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की पोजीशन को याद रख पाएंगे ना, तो वो आपको 11th और 12th के अंदर बाकी के एलिमेंट्स को याद रखने में या पीरियड वाइज या ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद रखने में भी हेल्प करेगा। साथ साथ इस लेवल के अंदर में आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन याद होगी तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंसी या नेचर के ऊपर में कॉमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, केवल अप टू 20 एलिमेंट्स, ठीक है। अप टू 20 से मेरा मतलब है केवल कैल्शियम तक याद रख लीजिएगा, बाकी सब धीमे धीमे आपको याद होने लगेगा जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में मूव करेंगे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। व्हाट, यहाँ पे वैलेंसी की जरा स्पेलिंग ठीक कर लेना, इसको ई कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम, ठीक है। अब देखो, अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो इसकी पोजिशन क्या होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, और यहाँ पे कहीं आ जाता है लिथियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 3 के इक्वल होता है। कितना होता है, 3 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। तो वैलेंसी मेरे पास में क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास में क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा हो। अगर हाँ, तो इस सेशन को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। या हर वो स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड्स के लिए क्या कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, या आने वाले किसी सेशन के अंदर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत क्या रहने वाला है, यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।